नमस्कार बच्चों। पिछली बार हमने पढ़ा था कि आहार आयोजन है क्या। आज हम बात करते हैं आहार आयोजन के सिद्धांत की। आहार आयोजन के 8 सिद्धांत हैं। सबसे पहला इसके अंदर पौष्टिक आवश्यकता। पौष्टिक आवश्यकता का मतलब होता है कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार जो भी उनकी उम्र है, लिंग है या वो जैसे भी कार्य करते हैं उस हिसाब से उनको संतुलित आहार प्रदान किया जा सके। हम सब जानते हैं कि 6 भोज्य समूह होते हैं। भोज्य समूह में अनाज समूह है, फल का है, सब्जियों का है, दूध का है। तो इन सब भोज्य समूह में से इस प्रकार भोज्य पदार्थों का चुनाव कर सके जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों की भिन्न भिन्न पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ये एक बहुत ही कठिन कार्य है कि पूरे परिवार के लिए हम संतुलित भोजन योजना बनाने के लिए अलग अलग भोज्य पदार्थों या अलग अलग व्यंजन बनाएं। जैसे एक बच्चे के हिसाब से अलग और बुजुर्ग के हिसाब से अलग, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। अतः हम एक ही भोजन से सदस्यों की आवश्यकता के हिसाब से भोज्य पदार्थ की मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चा है तो वो 2 चपाती ले सकता है, वयस्क है उसको 3 चपाती भी दे सकते हैं, और बुजुर्ग है तो वो 1 चपाती भी ले सकता है। तो या तो मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, इसी प्रकार सब्जी की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, या फिर व्यंजन में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को दूध पसंद नहीं है तो दूध की जगह हम उसको दही, छाछ, खीर, कस्टर्ड, पनीर, चीज़ इत्यादि देकर उसकी दूध वाली आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। किशोरावस्था में भोजन ज़्यादा चटपटा खाना शुरू करते हैं तो उनकी जगह हम सादे रोटी की जगह उसको पराठे दे सकते हैं। उसी में दाल या सब्जी डाल के उसको भरवा पराठे भी बना सकते हैं जिससे कि उनकी पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए और उनको अपनी मनपसंद का भोजन भी प्राप्त हो जाए। दूसरा आता है विविधता। विविधता की बात करें तो भोजन में विविधता होनी चाहिए, क्योंकि हम विविधता हर चीज़ में, वो देखने में भी अलग अलग रूप से रूप परिवर्तित हो, खुशबू में भी, आकार में भी, सभी में। सुबह से शाम तक हम प्रतिदिन अगर एक ही प्रकार का भोजन करेंगे तो हमें भोजन में रुचि नहीं रह जाएगी, तो ऐसे भोजन से संतुष्टि नहीं मिलती। तो भोजन में विविधता कई प्रकार से लाई जा सकती है। जैसे सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि हर खाद्य समूह में से जो विविध भोज्य पदार्थ है उसका चयन कर ले। जैसे हम अगर अनाज समूह की बात करते हैं तो उस समूह में से हम अनाज में कभी गेहूँ ले सकते हैं, कभी मक्की ले सकते हैं, कभी जौ ले सकते हैं, कभी बाजरा ले सकते हैं, या सबका मिक्स भी बना सकते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के भोजन को पकाने के तरीके में विविधता ला सकते हैं। जैसे कभी उसको उबाल सकते हैं, जैसे आलू की सब्जी है, कभी उबाल के बनाई जा सकती है, कभी काट के बनाई जा सकती है, कभी फ्राई करके बनाई जा सकती है। तो भोज्य पदार्थ में भी जैसे रोटी है तो रोटी को हम कभी सेक सकते हैं, कभी बेक कर सकते हैं, कभी उसको पराठे की तरीके से बना सकते हैं, कभी उसको बाटी की तरीके से बना सकते हैं। इसी प्रकार भोज्य पदार्थों में विविधता लाई जा सकती है उसके अर्ध ठोस, मुलायम इत्यादि बनाकर। यानी भोज्य पदार्थ हो सकता है वो लिक्विड हो सकता है, सेमी लिक्विड हो सकता है, या ठोस हो सकता है। तो इस प्रकार भी हम उसके अंदर वेरिएशन ला सकते हैं। अब बात करते हैं हम भोज्य पदार्थ के आकार में विविधता लाकर। जैसे रंग बिरंगियाँ सब्जियों को हम इस्तेमाल करके उसको इस प्रकार बना सकते हैं कि भोज्य पदार्थ बड़ा ही खूबसूरत लगे। बहुत सारी सब्जियां आती हैं जिसके अलग अलग रंग होते हैं, जैसे कि हम शिमला मिर्च हो गई, टमाटर हो गए, ब्रोकली हो गई, मटर हो गए। तो इनके रंग इतने सुंदर होते हैं, इनको अगर मिक्स करके इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो देखने में भी आकर्षक लगती है और भोजन करने के लिए रुचि भी पैदा करती है। तीसरी चीज़ आती है सुधा संतुष्टि। भोजन आहार नियोजन इस प्रकार से किया जा सके ताकि भूख को शांत कर सके और दूसरे वक्त तक का समय ना हो तब तक हमें भोजन लेने की इच्छा ना हो। यानी अगर हमने नाश्ता कर लिया तो दोपहर के भोजन तक हमारा पेट उस नाश्ते से भरा हुआ होना चाहिए। ये तब हो सकता है जब भोजन में प्रोटीन हो, रेशा हो और वसा होनी चाहिए, तभी ये हमें शुद्धा प्रदान कर सकते हैं। नाश्ता में भारी करना चाहिए ताकि लंच तक हमें भूख ना लगे। अभी जो नाश्ता में हम सिंपल दूध ले लेते हैं, ब्रेड ले लेते हैं, बिस्कुट ले लेते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें 10-11 बजे तक भूख लग जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम कुछ उल्टा सीधा खाएंगे जिससे कि दिन का खाना हमारा ख़राब हो जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा नाश्ता है वो हैवी ले, हम उसमें पराठा ले, दूध ले, जूस ले, तो इस प्रकार की चीज़ों का सेवन करें जिससे कि हमें दिन के भोजन तक भूख ना लगे, हमारी शुद्धा संतुष्ट रहे। चौथा है आहार समय। हमने दिन के भोजन को कई इकाइयों में बांटा है, यानी कि एक भोजन से लेकर दूसरे भोजन तक में एक लंबा अंतराल या समय होना चाहिए। जैसे नाश्ता करते हैं तो दिन के समय का भोजन है वो उसमें पर्याप्त मात्रा में गैप होना चाहिए ताकि हमें भूख लग सके। अगर हम 1-1 घंटे में भोजन लेंगे तो जाहिर मात्रा में हम ढंग से नहीं कर पाएंगे, या अगर हम 6-7 घंटे का गैप लेंगे तो भी वो ठीक नहीं होता। तो साधारणतः हम दिन में 3 से 4 बार भोजन करते हैं, जैसे सुबह का नाश्ता, दिन की चाय, दोपहर और रात का भोजन। और महत्वपूर्ण दिन में 2 बार का भोजन ही होता है।
तो छोटे बच्चों को कम से कम दिन में 5-6 बार भोजन देना चाहिए, वयस्क चाहे तो 2 बार ही भोजन कर सकते हैं। तो अलग अलग इसी प्रकार के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको भी दिन के भोजन को कई भागों में बांट के देना चाहिए, क्योंकि वो एक बार में पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। तो आहार समय का भी हमें भरपूर रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद आता है पूरे दिन को एक इकाई माना जाए। पूरे दिन को एक इकाई का मतलब है कि अगर हम जब आहार आयोजन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें आज पूरे दिन में सब्जियां हैं तो हरी सब्जी हो गई, दाल हो गई या अन्य प्रकार की सब्जियां हैं, तो ये 3 प्रकार की सब्जियां हैं। तो हम ये तो नहीं कर सकते कि हम एक ही बार में उन सब्जियों को तीनों को पका दें। तो या फिर अनाज है तो अगर पूरे दिन में हमें कितनी ग्राम इकाई के हिसाब से अगर अनाज लेना है तो पूरे दिन की इकाई में उसको बांटा जाएगा। तो आहार करते समय सुबह से नाश्ते से लेकर रात्रि के भोजन तक की योजना बना लेनी चाहिए, ताकि भोज्य पदार्थों को दिन के विभिन्न भागों में सम्मिलित किया जा सके। जैसे कि पूरे दिन के लिए लो, ताकि कि अनाज की मात्रा को नाश्ते में, जैसे अनाज लेना यानी गेहूँ हो गया, अब वो ब्रेड में भी मिलता है हमें, अगर हम उसमें उपमा लेते हैं, चावल लेते हैं, पोहा लेते हैं, तो ये सब अनाज समूह है। तो अनाज समूह जितना हमें पूरे दिन में जिसकी जितनी मात्रा लेनी है उसको पूरे दिन में बांट ले। जो भी हम बना रहे हैं, चाहे हम बिस्कुट खा रहे हैं, चाहे हम सैंडविच खा रहे हैं, चाहे पराठा खा रहे हैं, बाटी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो पूरे दिन के अंदर उसकी पर्याप्त मात्रा आ जानी चाहिए। तो पूरे दिन को एक इकाई मानकर आहार आयोजन करने से सदस्यों की विभिन्न पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। इससे पूरे दिन के लिए एक आहार आयोजन से मानसिक प्रक्रिया एक ही बार करनी, यानी हमें मेहनत दिमाग से एक ही बार करनी पड़ेगी। हम पूरे दिन का अगर डाइट प्लान एक बार बना लेंगे तो हमें पता होगा कि पूरे दिन में हमने इतना अनाज समूह में से दे दिया, इतनी प्रकार की सब्जियों को अपने आहार में सम्मिलित कर लिया है, दूध को इतने वेरिएशन के अंदर हमने सम्मिलित कर लिया है। तो हमें बार बार नहीं सोचना पड़ेगा कि सुबह हमने क्या दिया था तो उसके हिसाब से अब क्या बच गया हो तो हमें क्या बनाना चाहिए। तो एक इकाई मान के पूरे दिन की आहार योजना बना लेनी चाहिए। इसके बाद आता है समय। समय भी एक कारक है जो भोजन आहार आयोजन करने के समय जो महिलाएं सुबह जल्दी काम पर निकल जाती है, यानी कामकाजी महिला है, तो अगर वो रात को ही सोच ले और उसकी जो भी आवश्यक कार्य करना है उससे संबंधित वो कर ले, जैसे सब्जियां काट के रख ले, साफ़ करके रख ले, आटा वाटा लगा ले, आलू जैसी चीज़ें तो उबाल के रखी जा सकती है, जिससे कि वो सुबह उनको दिमाग में उनको पता होता है कि उनको क्या बनाना है, उनकी प्रक्रिया आधी पूरी हो चुकी होती है, इसलिए उनका आहार आयोजन फटाफट हो जाता है। इसके बाद आती है भोजन की स्वीकार्यता। भोजन पके पकाए भोजन का आहार आयोजन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यानी कि यदि पूर्ण, संतुलित, स्वादिष्ट और आकर्षक रूप से परोसे गए व्यंजन भोजन के सदस्यों के द्वारा पसंद ही नहीं किए जाए तो बेकार है, सारा श्रम मेहनत हो जाएगा। आपने बहुत मेहनत से कोई चीज़ बनाई है, बहुत मेहनत, लेकिन बच्चों ने खाई नहीं या उनको पसंद ही नहीं आई है या वो आपके घर में खाई ही नहीं जाती है, तो वो सारी चीज़ें बेकार है। तो हमें भोजन बनाते समय ये भी ध्यान रखना है कि वो भोज्य समूह आपके परिवार में या आपके जो भी आपकी एरिया है उस एरिया में खाया जाता है या नहीं खाया जाता है, वो लोगों की रुचि के अनुरूप हो। आहार के लिए दाल, हरी सब्जियां बच्चों को पसंद नहीं होती, लेकिन यदि उसी को आटे में डालकर या भूनकर मिलाकर दिया जाए तो वो इस प्रकार से व्यंजनों की मात्रा वो एक बार में ज़्यादा खा लेंगे। जैसे कि आहार में दिए गए व्यंजनों की मात्रा बहुत ही कम या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे दोपहर के भोजन में परोसी गई केवल 1 रोटी, आधी कटोरी सब्जी, या फिर एक साथ 4 रोटी दे दी हमने, 2 कटोरी दाल दे दी, तो ये भी नहीं खाई जा सकेगी। यानी जो जिस आयु का है उसको उसी प्रकार से भोजन देना चाहिए। बच्चों को थोड़ा, वयस्कों को भरपूर मात्रा में, बुजुर्गों को कम, क्योंकि एक साथ अगर हम भोजन कर देते हैं या बहुत सारी कम मात्रा में खाएंगे तो हमारी भूख या तो ख़त्म हो जाएगी या शांत नहीं होगी। इसके बाद आता है पकाने की उचित विधियाँ। जैसा कि हमने पढ़ा कि आहार आयोजन कागज़ पर आहार की योजना बनाना नहीं है, बल्कि हम भोजन कहाँ का चयन कैसे करें, यानी कौन कौन सी सब्जी आहार लें, खरीदारी कहाँ से करें, उसको कैसे रखें, कैसे पकाएं और कैसे परोसें, ये सब भी इसके अंतर्गत आता है। अतः आहार आयोजन करते समय भोज्य पदार्थों को पकाने की उचित विधियों का चयन भी करना चाहिए। उदाहरण के लिए दिन में आहार में चावल सम्मिलित करने की योजना तो बना ली, लेकिन हमने उसको मांड वाले चावल बना दिए और मांड उसका फेंक दिया, तो आपने चावल खाए या नहीं खाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी पौष्टिक आवश्यकता, जो चावल में जो पौष्टिकता थी वो तो आपने उसको ख़त्म कर दिया। इसी प्रकार पकाने के बाद में अगर दाल सब्जी हमने उबाल ली, पानी ज़्यादा था, हमने उसको निकाल के फेंक दिया तो बेकार हो गया। तो हम दिन भर में कई ऐसे काम लेते हैं जिससे कि हमारे भोजन की पौष्टिक गुणवत्ता कम हो जाती है। तो जो सिद्धांत है भोजन पकाने के सिद्धांत की, सब्जियों को पहले धोना चाहिए, फिर काटना चाहिए, दाल चावल को भिगो देना चाहिए, उसको उसी पानी में पकाना चाहिए, अतिरिक्त पानी फेंकना नहीं चाहिए। तो कई जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए भोजन पकाना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने ये पढ़े कि 8 विधियाँ हैं
आहार आयोजन के सिद्धांत की। और ये 8 जो सिद्धांत हैं इसके नोट्स बनाकर और उसको आप तैयार रखिए। आने वाली जो वीडियो आएगी उस वीडियो के अंदर मैं आपको आहार आयोजन के प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताऊंगी। उसके बाद में आपका ये जो पाठ है वो समाप्त हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि अभी स्कूल खुलने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही। आप किताब लाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दे। नहीं समझ रहा तो फ़ोन करके मुझे बताइए, ताकि इसको हम और भी ज़्यादा रुचिकर और प्रभावी बना सकें। धन्यवाद।